हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडी। आज है 2 अप्रैल और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं चंबल रिवर। देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये टर्म डी एक्सटिंक्शन के बारे में। बॉब अलमनदेव स्ट्रेट के बारे में देखेंगे। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के बारे में देखेंगे। साथ ही हाल ही में न्यूज में रही एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। इंडिया फार्मा 2026 कॉन्फ्रेंस के बारे में देखेंगे। देन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बारे में देखेंगे। पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में देखेंगे। 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। देन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, करीबा डैम, और लास्ट में हम देखेंगे G7 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। रिगार्डिंग चंबल रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर जो चंबल नदी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन एंटीरियर ड्रेनेज रिवर मीनिंग इट्स कोर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द यमुना एंड गंगा। Second, the river is noted for its high pollution level due to the intensive industrial activity in the Chambal ravines. Third, its deep natural pools serve as critical refugee points for the critically endangered घड़ियाल and the Ganga river dolphin. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है चंबल रिवर से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो चंबल रिवर है ये फेमस है फॉर बीइंग रिमार्केबली पॉल्यूशन फ्री। आप देख सकते हैं। The Chambal River is one of India's most ecologically significant perennial rivers. Geologically, it is an interior drainage river signifying it predates the main Himalayan drainage systems it now joins. This ancient lineage contributes to its unique geomorphology. चंबल जो है ये फेमस है फॉर बीइंग रिमार्केबली पोल्यूशन फ्री एंड दिस इज अट्रीब्यूटेड टू लोकल folklore and myths that discouraged human and industrial encroachment for centuries. While the Chambal ravines are a result of severe soil erosion and they have historically acted as a barrier to large-scale industrialization, preserving the water quality. The river's hydrology includes deep natural pools that remain even during the lean summer months, and these pools are vital for the survival of large aquatic mammals like Ganga river dolphin and reptiles like gharial. A large section is protected under the National Chambal Sanctuary. आपने देखा कि ये जो चंबल रिवर है ये लोकेटेड है सेंट्रल इंडिया में एंड द रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ग्रेटर गैंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम and this river is known for its clear and pristine waters and it is also one of the cleanest rivers in India. आप ध्यान रखेंगे जो चंबल रिवर है इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 1024 किलोमीटर्स। साथ ही अगर हम नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1979 में एंड इट कवर्स 5400 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। And this sanctuary is known for protecting the critically endangered gharial, crocodile, along with other crocodile species, turtles, and diverse fish. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which of the following best describes the term de-extinction? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलुप्तप्राय लोगों को वापस जीवित करना का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो टर्म है डी एक्सटेंशन, इसका सबसे अच्छा वर्णन किस स्टेटमेंट में किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है लीगल रिक्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज फॉर कंजर्वेशन फंडिंग। सेकंड, क्रिएटिंग न्यू स्पीसीज थ्रू सिंथेटिक बायोलॉजी। थर्ड, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज थ्रू हैबिटेट रिस्टोरेशन या फिर रिवाइवल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज यूजिंग जेनेटिक टेक्नोलॉजीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये है रिवाइवल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज यूजिंग जेनेटिक टेक्नोलॉजीज। आप देख सकते हैं de-extinction is a pioneering field in conservation biology and synthetic genetics aimed at reviving extinct species using techniques such as CRISPR-Cas9 gene editing, cloning, and ancient DNA sequencing. So, this process involves retrieving and reconstructing the genome of extinct species from well preserved specimens and inserting the sequences into closely related living organisms. So, this science offers both hope and controversy. Proponents argue it could help restore ecosystem, reintroduce apex predators like the dire wolf, and educate the public. While critics raise concerns about ethical issues, habitat incompatibility, and the diversion of resources from protecting endangered species. So, de extinction is not simply bringing back life, but it is a multidisciplinary effort bridging genetics, paleobiology, conservation ecology, and policy. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Bob Almandev Strait that was recently seen in the news connects which water bodies? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ये जो बॉब अलमनदेव स्ट्रेट है जो कि हाल ही में खबरों में रही है, ये किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी, रेड सी एंड गल्फ ऑफ अडन, अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ ओमान, या फिर मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा जो बॉब अलमंदेव स्ट्रेट है वो किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है रेड सी एंड गल्फ ऑफ अडन। आप देख सकते हैं Bab Almandev Strait is a strategic narrow waterway amid rising West Asia tensions, and it is called the Gate of Tears due to frequent historical shipwrecks. So it lies at the southern end of the Red Sea between Yemen and the Horn of Africa, and it connects the Red Sea to the Gulf of Aden and further to the Indian Ocean. So ये सेपरेट करता है अरेबिया को फ्रॉम अफ्रीका एंड लिंक्स टू द मेडिटेरेनियन वाया स्वेज कैनाल। सो अभी हाल ही में ये बॉब अलमंडेव स्ट्रेट काफी न्यूज में रहा बिकॉज एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस इजराइल एंड ईरान deepens, attention is now shifting southwards to another narrow stretch of water, the Bab al-Mandeb Strait. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been named Para Archer of the Year 2025 by World Archery?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं दीपिका कुमारी, शीतल देवी, ज्योति सुरेखा वेनम या फिर हरविंदर सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है शीतल देवी। आप देख सकते हैं, Sheetal Devi has been named Para Archer of the Year 2025 by the World Archery, and she is a 19-year-old para archer from Jammu and Kashmir known for competing without arms, making her achievements exceptional. So she became the first and only female armless archer to win gold at the World Para Archery Championships. And she won gold in the women's compound individual event at Gwangju, South Korea. She also won a bronze medal at the Paris Paralympics in the mixed team event. तो आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड आर्चरी ने जो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है वो किया है शीतल देवी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Energy Statistics India 2026 is released by which organization? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, जो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट है ये किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? के ऑप्शंस हैं नीति आयोग, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट को रिलीज किया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। आप देख सकते हैं, the National Statistics Office under Ministry of Statistics and Program Implementation released the Energy Statistics India 2026, providing a comprehensive dataset on India's energy sector. So the publication includes information on reserves, capacity, production, consumption, and import-export of major energy resources such as coal, lignite, petroleum, natural gas, and renewable energy. So it also presents energy balance tables, Sankey diagrams, and sustainable energy indicators aligned with the international standards. So the 33rd edition has expanded coverage by including credit flow to the energy sector, global energy statistics, and improved data on coal consumption, electricity usage patterns, and fuel distribution. तो आप ध्यान रखेंगे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और हाल ही में इस अथॉरिटी ने रिलीज किया है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city is the venue for the 9th edition of India Pharma 2026 conference? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इंडिया फार्मा 2026 सम्मेलन का जो 9वां संस्करण है उसका आयोजन स्थल कौन सा शहर है? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या फिर न्यू दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जो 9th एडिशन है इंडिया फार्मा 2026 कॉन्फ्रेंस का, इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में।
आप देख सकते हैं द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन कोलैबोरेशन विद द फेडरेशन ऑफ Indian Chambers of Commerce and Industry and Indian Pharmaceutical Alliance will organize the ninth edition of India Pharma 2026 conference on 13th and 14th of April 2026 in New Delhi. So the conference aims to transform India's pharmaceutical sector from a volume-driven model to a value and innovation-led global industry. और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी थीम है डिस्कवर इन इंडिया लीपफ्रॉजिंग लाइफ साइंसेज इनोवेशन फोकसेस ऑन boosting research, innovation, and global competitiveness in pharmaceuticals and life sciences. So, the event seeks to position India as a global hub for advanced drug research, innovation, and healthcare solutions. तो आप ध्यान रखेंगे अप्रैल में जो ये 9th एडिशन होने वाला है इंडिया फार्मा 2026 कॉन्फ्रेंस का, इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हाल ही में न्यूज में रहा ये जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं So, Biotechnology Research and Innovation Council held its first Research Advisory Board meeting at Regional Center for Biotechnology. So, BRIC जो है ये एक apex autonomous body है registered as a society and it was formed by merging 14 institutes of Department of Biotechnology. It provides centralized governance and funding through intramural core grants और इसका एम है to build future scientific leaders and innovation ecosystem. साथ ही ये प्रमोट करता है कटिंग एज बायोटेक रिसर्च अलाइंड विद द नेशनल प्रायोरिटीज एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Under the extended PM E-Drive scheme, what is the new subsidy expiration date for the electric two-wheelers? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विस्तारित पीएम ई ड्राइव योजना के तहत जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं उनके लिए सब्सिडी की नई समाप्ति तिथि क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 31st of March 2026, 31st of July 2026, 26th of December 2025 या फिर 31st of March 2028। आपको बताना है जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है उसके तहत जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं उनकी सब्सिडी एक्सपायरेशन डेट कब तक के लिए एक्सटेंड की गई है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है 31st of July 2026। आप देख सकते हैं
The Ministry of Heavy Industries has officially extended the subsidies for electric vehicles under the PM E-Drive scheme via a notification dated 27th of March 2026. So the target for electric two-wheelers has been nearly doubled from 14 lakh to 24 lakh 79,120 units. And the subcomponent for registered electric three-wheelers closed on 26th of December 2025 as the target was achieved. सो पीएम ई ड्राइव स्कीम की बात करें तो इसका पूरा नाम है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इन्हांसमेंट। और ये जो स्कीम है ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2024 में। इस इनिशिएटिव का प्राइमरी एम है टू एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एस्टैब्लिश चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्ड अ रोबस्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding 20 cities towards zero waste initiative। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो 20 शहरों से शून्य अपशिष्ट पहल की जो योजना है इससे संबंधित है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एम्स टू इंस्पायर अदर सिटीज टू एक्सेलरेट देयर ट्रांजिशन टुवर्ड्स जीरो वेस्ट। एंड सेकेंड, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नीति आयोग। आप बताना है 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है। ये नीति आयोग का इनिशिएटिव नहीं है, ये इनिशिएटिव है यूएन सेक्रेटरी जनरल एडवाइजरी बोर्ड का जो कि है ऑन जीरो वेस्ट। आप यहां देख सकते हैं। So it is an initiative led by the UN Secretary General's Advisory Board on Zero Waste with support from UN Habitat and the UN Environment Programme. So it highlights cities demonstrating ambitious and innovative approaches to reducing waste, advancing circular economy solutions, and building more sustainable, resilient, and inclusive urban systems. इस इनिशिएटिव के एम्स की बात करें तो इसके एम्स हैं टू रिकॉग्नाइज सिटी लीडरशिप एंड इनोवेशन, टू प्रमोट एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस एंड लेसन्स लर्न्ड, इंस्पायर अदर सिटीज टू एक्सेलरेट देयर ट्रांजिशन टुवर्ड्स जीरो वेस्ट एंड टू सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोचेस एट द लोकल लेवल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Convention on the Conservation of Migratory Species। यहाँ पर जो प्रवासी प्रजातियों की संरक्षण का सम्मेलन है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ऑल्सो नोन एज द बॉन कन्वेंशन। Second, it is an environmental treaty under the aegis of the United Nations Environment Programme। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। रिसेंटली एट 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 40 new species were added to the protected list category।
सो ये जो कन्वेंशन on conservation of migratory species hai, it is also known as Bonn Convention, and it is an environmental treaty under the aegis of the United Nations Environment Programme. So it provides a global platform for the conservation and sustainable use of migratory animals and their habitats. इसको साइन किया गया था बॉन जर्मनी में ऑन 23rd of June 1979, and it is the only global and intergovernmental organization UN based established exclusively for the conservation and management of terrestrial, aquatic, and avian migratory species throughout their range. So the parties to the convention acknowledge the importance of conserving migratory species and the need to pay special attention to species whose conservation status is unfavorable. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Kariba Dam, recently seen in the news, is located on which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा जो करीबा डैम है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ओरिनोको रिवर, गंगा रिवर, मिसिसिपी रिवर या फिर चाम्बेजी रिवर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये रिवर है जाम्बेजी रिवर। अभी ये रिसेंटली चर्चा में रहा बिकॉज अ 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बीइंग डिजाइन्ड बाय द ग्रीन हाइब्रिड पावर इन पार्टनरशिप विद द इंटेंसिव एनर्जी यूजर ग्रुप इज टू बी इंस्टॉल्ड एट करीबा डैम इन जिम्बाब्वे। सो ये एक कॉन्क्रीट आर्क डैम है अक्रॉस द जाम्बेजी रिवर एट करीबा जॉर्ज on the border between Zambia and Zimbabwe. And the construction of the dam was completed in 1959. It is the 128-meter high double curvature concrete arc dam provides critical electricity to both countries. So it had created the world's largest human-made lake by volume, Lake Kariba. बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country held the presidency of the G7 and hosted the Foreign Affairs Ministers meeting in March 2026, where India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar participated? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, मार्च 2026 में किस देश ने G7 की अध्यक्षता की और विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया था? आपके ऑप्शंस हैं इटली, जर्मनी, फ्रांस या फिर जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में। आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विजिटेड फ्रांस ऑन March 26th and 27th to participate in the G7 foreign ministers meeting at the invitation of the French foreign minister. So the meeting was held at the Abbaye des Vaux de Carnay, France, focusing on global governance reform and international crisis. So Dr. Jaishankar advocated the UN Security Council reforms and highlighted challenges faced by the global south, such as food and energy security. So the G7 partners discussed de-escalation in the Middle East and continued support for Ukraine against Russia. तो आप ध्यान रखेंगे 2026 में जो G7 की चेयरमैनशिप है वो है फ्रांस के पास। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।